फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 को हम लोग कवर अप कर रहे हैं महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक से, जो कि आपका वहरजात बल यानी कि जो बाहर से लगने वाले फोर्सेस हैं जो अर्थ की क्रस्ट पर लगते हैं, उसकी वजह से कैसे कैसे लैंडफॉर्म चेंज होती है, उस सबको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। अभी तक जो कवर अप हो चुका है वो वेदरिंग वाला पूरा पोर्शन कवर अप हो चुका है। इसके अलावा जो अपर्दन होता है, अपर्दन का जो प्रक्रम है, वो सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। किन किन तरीक़ों से अपर्दन होता है, कौन कौन से प्रक्रम हैं, उस सबको हमने कवर अप करना स्टार्ट किया था। इसमें सबसे पहला था कि नदियों के द्वारा जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, चाहे वो वी आकार की घाटी हो गए चाहे दूसरे हो गए, उन सबको हमने कवर अप किया था। ठीक है, डेल्टा वगैरह। अब जो है आज के इस वाले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो भूमिगत जल है उससे जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं उसके बारे में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप समीक्षा अधिकारी की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। सो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की, तो आप ज़रूर इस वाली सीरीज़ को फॉलो करिएगा। पूरे यूट्यूब पर महेश वर्णवाल की बुक को इस तरीके से किसी ने भी कवर अप नहीं कराया है, और अगर आप चाहो तो एक बार सर्च करके भी देखना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी बुक है उसको कवर अप करवाया गया है, बट इस बुक को नहीं कवर अप करवाया गया है। सो आइए शुरू करते हैं। अगर आप पहले से देख रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आगे आएँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, भूमिगत जल की। एग्जैक्टली भूमिगत जल है क्या या फिर अंडरग्राउंड वाटर है क्या? नाम से ही पता चल रहा है भूमिगत, यानी कि भूमि के अंदर वाला जो जल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो धरातल के नीचे चट्टानों के क्षेत्र और दरारों में जो जल स्थित है वो क्या कहलाता है? आपका भूमिगत जल या फिर अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। अब इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कास्ट स्थलाकृति। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा देखने को, तो वो किस तरीके से होगा, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस प्रकार की चट्टानें जो हैं वो कास्ट स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, दो तरीके की हैं। एक है आपका चूना पत्थर की चट्टान हो या फिर वो डोलोमाइट की चट्टान हो। ऐसी चट्टान जो कि पानी के साथ घुलना स्टार्ट कर दें। ठीक है, पानी से उसका गलन जो है वो स्टार्ट हो जाए या फिर घुलन जो है वो स्टार्ट हो जाए, उससे जो स्थलाकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी कास्ट स्थलाकृति। सो भूमिगत जल से निर्मित जो स्थलाकृति है उसको क्या बोलते हैं? कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। यूगोस्लाविया का जो एड्रियाटिक तट है वहाँ पर चूना पत्थर क्षेत्र की जो स्थलाकृतियाँ हैं उन्हीं के नाम पर ये नाम दिया गया है। ऐसी स्थलाकृति, ऐसी लैंडफॉर्म्स को जो कि जल के घुलने की वजह से, जल में घुलने की वजह से क्रिएट हो रही हैं भूमिगत जल में। ठीक है, यहाँ पर हम रिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो धरातल पर पानी बह रहा है। हम बात कर रहे हैं भूमिगत जल, यानी कि जो चट्टानों के नीचे छुपा हुआ पानी है, जो जल है और धरातल से नीचे है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात करें कि जो भूमिगत जल है उसके प्रभाव के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें वो क्या क्या हैं। पहली बात, चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टानें होनी चाहिए, तभी वो पानी में घुल पाएंगी। दूसरा, पर्याप्त स्थलाकृति उच्चावच होना चाहिए। तीसरा, पर्याप्त वर्षा क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्षा क्षेत्र नहीं होगा, वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है नीचे जो चट्टानें हैं उसके अंदर पानी होगा ही नहीं। ठीक है, या फिर बहुत कम मात्रा में होगा, तो कास्ट स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाएगा। घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास होना, यानी कि उसके अंदर दरारें पड़ी होनी चाहिए, तभी जाकर पानी उसके अंदर जाएगा और धीरे धीरे करके उसको वो डिज़ोल्व करना स्टार्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित जो स्थल रूप हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका लेपीज। एग्जामिनेशन में बाय नेम आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे लेपीज है या फिर घोल रंध्र है या फिर विलियन रंध्र है या फिर डोलोमाइन है, ये किस किस तरीके से क्रिएट होते हैं। स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है और आपको 4 विकल्पों के साथ में भी दिया जा सकता है। जैसे अगर आपको दे दें कि घुलनशील क्रिया के फलस्वरूप जो ऊपरी सतह है वो अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ और पतली शिखरिकाओं वाली हो जाती है, और इस तरीके की जो स्थलाकृति है उसको क्लिंट या फिर लेपीज कहते हैं। एग्जामिनेशन में क्या आएगा, आपको ये स्टेटमेंट पूरा मिल जाए और आपसे पूछें कि इस तरीके से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होगा, तो आपको याद रखना है क्लिंट या फिर लेपीज। इसमें क्या होगा, जब घुलनशील क्रिया होगी तो जो चट्टान की ऊपरी सतह होगी वो अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी और उसमें पतली शिखरिकाएँ बन जाएंगी, और इससे जो स्थलाकृति बनेगी वही क्या है? आपकी क्लिंट या फिर लेपीज। इसके बाद घोल रंध्र की बात करें। घोल रंध्र का मतलब क्या है?
जल की जब घुलन क्रिया होगी उसकी वजह से जो सतह है, जो सरफेस है, उस पर छोटे छोटे छिद्र जो हैं उनका निर्माण हो जाएगा और इन्हीं छिद्रों को क्या बोला जाएगा, घोल रंध्र बोला जाएगा। यानी कि ये अगर सरफेस है तो इस पर छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे और इनकी वजह से जो बनेगा वो क्या होगा, आपका घोल रंध्र बन जाएगा। अब इसी में एक आता है आपका विलयन रंध्र। जब ये गोलांध्र कैसे हो जाएंगे, बहुत गहरे हो जाएंगे, तो इन्हीं को विलयन रंध्र बोला जाएगा। जब हम डोलाइन की बात करेंगे तो ये विस्तृत आकार वाले जो गोल रंध्र हैं, यानी कि बड़े बड़े साइज़ वाले, उनको डोलाइन कहेंगे और कई घोल रंध्रों के मिलने से ये बनते हैं। सपोज़ अगर आपने चाय की छन्नी देखी है तो ये इस तरीके से चाय की छन्नी होती है। जस्ट अ सेकेंड, ये आपकी चाय की छन्नी होती है, इसके अंदर कई सारे छिद्र होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो यही छिद्र जो हैं अगर सरफेस पर बनेंगे तो ये क्या कहला देंगे, आपके घोल रंध्र कहलाएंगे। जब ये छिद्र गहरे हो जाएंगे, ठीक है, जब ये छिद्र गहरे हो जाएंगे तब क्या कहलाएंगे, विलयन रंध्र कहलाएंगे। और कई सारे छिद्रों को जब मिला दिया जाए या फिर घोल रंध्रों का विस्तृत रूप, ये क्या कहलाएगा, डोलाइन कहलाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है किस किस में, घोल रंध्र, विलयन रंध्र और डोलाइन में। इसके बाद अगली एक टर्म आती है युवाला। अब युवाला भी आपका घोल रंध्र से ही रिलेटेड है। जब कई डोलाइन मिलकर एक बड़ा आकार ग्रहण कर लेंगे तब वो क्या कहलाएगा, आपका युवाला। यानी कि सबसे पहले हमने बात करी किसकी, घोल रंध्र की, कि सरफेस पर जो छोटे छोटे छिद्र बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, घोल रंध्र कहलाएंगे। अगर वो छिद्र गहरे हो जाएंगे तब वो क्या कहलाएंगे, विलयन रंध्र कहलाएंगे। और जब घोल रंध्रों का विस्तृत रूप हम देख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका डोलाइन। और जब कई सारे डोलाइन आपस में मिल जाएंगे और एक बड़ा आकार, बड़ा साइज बना लेंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका युवाला। वहीं पोल से या फिर पोल्स की बात करें तो ये युवाला से भी बड़ी स्थलाकृति है। सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले घोल रंध्र देखा, घोल रंध्र गहरे हो जाएंगे तो विलयन रंध्र बनेंगे। विलयन रंध्र को छोड़ते हैं और बात करें घोल रंध्रों की, उसका जो विस्तृत रूप होगा वो डोलाइन कहलाएगा। जब कई सारे डोलाइन मिल जाएंगे और एक बड़ा आकार ग्रहण कर लेंगे तब वो क्या कहलाएंगे, युवाला। और जब युवाला का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा तब उसी को नाम दे दिया गया है पोल्स या फिर पोल्से। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो बाल्कन एरिया है वहाँ पर सबसे बड़ा पोल्जे जो है वो मौजूद है। कहाँ पर, वहाँ के लिवानो पोल्जे में। ठीक है, इसी के नाम पर इसका नाम भी रखा गया है। चलो इसके बाद आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम कंदरा की। कंदरा क्या होती है, भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा ये निर्मित होती है। पहली चीज़, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि जो अंडर वाटर है, जो सरफेस के अंदर चट्टानों के अंदर छिपा हुआ पानी है, उसकी वजह से जो स्थलाकृति बन रही हैं। सो उसी में एक आता है आपका कंदरा, यानी कि भूमिगत जल के अपर्दन, इरोजन की वजह से ये निर्मित होगी। इसका निर्माण गलन क्रिया और अपघर्षण की वजह से होगा। यह ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान होता है, मतलब जो ऊपरी सतह है उसके नीचे एक रिक्त स्थान होता है और इसके अंदर निरंतर जल का प्रवाह होता रहता है। तो अगर इसकी विशेषताओं की बात करें कंदराओं की, तो यहाँ पर पानी लगातार बहेगा, ये रिक्त स्थान होगा ऊपरी सतह के नीचे, गलन क्रिया और अपघर्षण यहाँ पर होगा और ऑब्वियसली बात है कि ये इरोजन की वजह से तो निर्मित होंगी ही। अब इसी में दो चीज़ें आती हैं, दो अलग अलग टर्म हैं। एक है आपकी स्टैक्टाइट। जब स्टेलेकेटाइट की बात करेंगे तो ये कंदराएं ऐसी होंगी जिनमें जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे चूने का जमाव लटकता है। मतलब अगर ये छत है तो यहाँ से चूने का जमाव जो है वो लटकना शुरू कर देगा। तो लटकती हुई जो ये स्थलाकृति है इसको क्या बोलाएगा, स्टेलेकेटाइट। वहीं स्टेलेग्माइट की बात करें तो स्टेलेग्माइट में क्या होगा कि कंदरा का जो फर्श होगा उस पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्टेलेग्माइट। ठीक है, तो दो ये टर्म हैं। जब हम स्टेलेक्टाइट की बात करेंगे जिसके अंदर का यहाँ पर आ रहा है, तो ये मतलब होगा कि ऊपर से, मतलब जो उसकी छत है वहाँ से जो चूने की अलग अलग आकृति बनेगी चूने के टपकने से, ये कहलाएगी। और जब हम बात कर रहे हैं फर्श की, तो फर्श पर जो ये क्रिएट होगी लैंडफॉर्म, इसको बोलेंगे स्टेलेग्माइट। ये दोनों ही किसकी बनी होंगी, चूने के पत्थर की। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कंदरा स्तंभ। अब कंदरा स्तंभ क्या होता है, जब हम स्टेलेग्माइट की बात करें और जब हम स्टेगमेलाइट की बात करें तो उन दोनों को जब हम मिला देंगे तब क्या बन जाएगा, आपका कंदरा स्तंभ बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से लटकने वाली जो चूने की अलग अलग स्थलाकृति बनी और नीचे फर्श पर जो चूने की स्थलाकृति बनी है, दोनों को जो सम्मिलित रूप से देखेंगे तब ये क्या है, आपकी कंदरा स्तंभ।
इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अंधी घाटी की। अंधी घाटी में जब हम कास्ट प्रदेशों की बात कर रहे हैं, मतलब हम ऐसी जगहों की बात कर रहे हैं जहाँ पे चूना पत्थर और डोलोमाइट की चट्टानें हैं जो कि पानी की वजह से धीरे धीरे घुल रही हैं और एक आकृति बना रही हैं, जिसको हम कास्ट स्थलाकृति बोल रहे हैं। तो कास्ट स्थलाकृति वाला जो पूरा प्रदेश है, वहाँ पर जो नदियों का जल है वो विलयन रंध्रों से नीचे की ओर रिसने लगता है, और नदियों की घाटी जो होती है वो कैसी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। क्यों शुष्क हो जाएगी? क्योंकि ऊपर जब ये पानी नदी का बह रहा है, नीचे यहाँ पर छिद्र हो गए हैं, तो छिद्रों की वजह से पानी नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ऊपर साइड में क्या होगा, धीरे धीरे पानी सूख सा जाएगा, और ये क्या कहलाएगी, आपकी शुष्क घाटी, क्योंकि नदी यहाँ पर नीचे की ओर जा रही है अब धीरे धीरे, जो रंध्र हैं, जो छिद्र हैं, उसकी वजह से। तो इसी को क्या बोला जाएगा, शुष्क घाटी बोला जाएगा। जबकि अंधी घाटी की बात करें तो घाटी का जो पिछला भाग है, इसको क्या बोला जाएगा, अंधी घाटी बोला जाएगा। ठीक है, सो शुष्क घाटी और अंधी घाटी का डिफरेंस आप यहाँ पर समझ गए हैं। नेक्स्ट बात करें हम टेरा रोसा की। जब वर्षा का जल विलयन क्रिया द्वारा चट्टानों के कुछ अंशों को घुलाकर भूमि के अंदर प्रवेश करता है, यानी कि बारिश का पानी है वो चट्टानों पे गिर रहा है और चट्टानों के साथ एक विलयन को क्रिएट कर रहा है, और वो विलयन जो है, वो सॉल्यूशन जो है, वो भूमि के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ऊपरी सतह की जो मिट्टी होगी, उसकी जो पतली परत है, उसका एक विकास होगा, और उसी को क्या बोला जाएगा, टेरा रोसा। फिर से एक बार समझते हैं। एक सपोज ये चट्टान है, ऊपर से पानी ये बारिश का बरस रहा है। अब ये जो विलयन है, क्योंकि ये पानी जो है पहले तो सिंपल वाटर था, लेकिन जब ये चट्टान कैसी है आपकी, ये चट्टान के अंदर जो मिनरल्स हैं उनके साथ ही इसने इंटरेक्ट करा, और उसकी वजह से एक सॉल्यूशन क्रिएट हुआ। ये सॉल्यूशन क्या करेगा, अर्थ पर धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश करना स्टार्ट करेगा, और इसी से इसकी सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर एक मतलब सतह का विकास होगा, जिसको टेरा रोसा कहा जाता है। एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि टेरा रोसा नामक जो एक पतली परत का विकास होता है पृथ्वी की सतह पर, ये किस तरीके के जल की वजह से होता है, समुद्री जल, नदियों का जल, वर्षा का जल, या फिर घरेलू जल। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि वर्षा के जल की वजह से ये क्रिया होती है। और इस मिट्टी में क्ले, चूना और लोहा, इसकी प्रधानता रहती है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं टेरा रोसा के। पहली बात, वर्षा का जल रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके की स्थलाकृति के लिए। दूसरा, इसके अंदर क्ले, चूना और लोहा, इसकी प्रधानता रहती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम्स की। जब हम चूना पत्थर प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर गलन क्रिया होगी, और उसकी वजह से अधिकांश चूना पत्थर चट्टानें जो हैं वो घुल जाएंगी, और अंततः एक ऐसी सतह का विकास होगा जो और घुलनशील सिलिका प्रधान चट्टानों से निर्मित होती है। ऐसी सतह की तुलना जो है समप्राय है, ये समप्राय मैदान है, इससे की जा सकती है। इस सतह के मध्य यत्र तत्र कठोर चट्टानों के अवशिष्ट टीले, यानी कि ऐसे टीले जो अभी गले नहीं हैं, वो पड़े रहते हैं, और इन्हीं को फ्रांस और यूगोस्लाविया में हम्स बोलते हैं। और जब हम प्यूर्टो की बात करें या फिर हम मध्य अफ्रीकी देशों की बात करें, वहाँ पर इसको हे स्टैक का नाम दिया गया, और क्यूबा में इसको मोगोटर्ट्स बोला जाता है, मोगोट्स बोला जाता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली हमने यहाँ पर क्या समझा कि हम्स ये क्या है। ये पहली बात, ऐसी जगह ये स्थलाकृति का निर्माण होगा जहाँ पर चूना पत्थर बहुत ज़्यादा है, ऐसी चट्टानें हैं जिसमें चूने की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और जब वो घुलेगी तो धीरे धीरे वो और ज़्यादा घुलनशील सिलिका प्रधान चट्टानों में तब्दील हो जाएगी, उसका निर्माण करेगी। और यही जो है पूरी एक सतह जो क्रिएट हुई है, जो और ज़्यादा घुलनशील है, जिसके अंदर सिलिका की मात्रा भी है और चूना पत्थर भी है, सो वहाँ पर क्या होगा, उसकी जो सतह है, जो सरफेस है, उस पर कहीं कहीं कठोर चट्टान भी देखने को मिलेगी। उसके अवशिष्ट, उसके रेजिडुअल्स वो वहाँ पर मिलेंगे, और इन्हीं को फ्रांस और यूगोस्लाविया में हम्स कहा जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हम्स, ये हम्स तरीके की जो स्थलाकृति है, इसका निर्माण किस तरीके के प्रदेशों में होगा। तो याद रखिएगा कि चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं उनकी वहाँ पर प्रधानता होनी चाहिए। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस देश में या फिर किस क्षेत्र में एक इस तरीके की जो चट्टानें हैं या फिर
ये जो नाम दिया गया है हम्स, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना है फ्रांस, यूगोस्लाविया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हे स्टेक नाम की जो स्थलाकृति है ये निम्न में से किन देशों में पाई जाती है? तो आपको प्यूर्टो और मध्य अफ्रीकी देशों के बारे में याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले मोगोट्स के बारे में, तो आपको याद रखना है ये क्यूबा में इस तरीके की जो स्थलाकृति है वो वहाँ पर निर्मित होती है, मतलब उसको एक नाम वहाँ पर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे सागरीय जल की वजह से किस किस तरीके की स्थलाकृति या फिर लैंडफॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।